वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 26 जुलाई और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में किस देश ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो यह देश है रसिया। अगर हम पहले बात करें 3D प्रिंटिंग के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में। जैसे आप फोटोकॉपी कराते हैं तो फोटोकॉपी में जो फोटोकॉपी वाला है वह आपके डॉक्यूमेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी आपको दे देता है, तो वो होता है 2D प्रिंटिंग। लेकिन 3D प्रिंटिंग, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि बॉल है या फिर कोई एक बॉक्स है, आपको उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनानी है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे 3D प्रिंटिंग को। 3D प्रिंटिंग में जो 3D प्रिंटर के जो आर्टिस्ट होते हैं, पहले तो वो डिटेल्ड 3D जो पिक्चर है उसको बनाते हैं, फिर उसको एक चिप की सहायता से 3D प्रिंटर में इंसर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद लेयर बाय लेयर वो 3D जो ऑब्जेक्ट है उसकी एग्जैक्ट कॉपी को तैयार किया जाता है। और इसके मटेरियल्स इसमें काफ़ी यूज होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये जो इंजन है, अब अगर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस इंजन को बनाया जाएगा, जो बनाया गया है, तो इस इंजन को जो नॉर्मली इंजन बनाया जाता था उससे लगभग 20 गुना कम समय इसको बनाने में लगा। और जो लागत की बात की जाए तो लागत भी कम से कम 2 गुना कम लागत इसमें लगी है। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ समय पहले जो इजराइल के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ही एक हार्ट बनाया था। खरगोश के जो दिल होता है उस दिल के आकार का ही उन्होंने एक दिल बनाया था, और जिसके लिए उन्होंने ह्यूमन सेल्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया था। तो ये काफ़ी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी भी है हर एक क्षेत्र में। इसके अलावा अगर बात की जाए जापान की, तो हाल ही में जापान ने तो इस टेक्नोलॉजी से एक घर तक बना दिया है। उसने एक घर बनाया है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अगर बात की जाए फ्रांस की, तो जो फ्रांस है इससे हाल ही में हमने मिसाइल खरीदी हैं जिनका नाम है हैमर मिसाइल। और यह जो मिसाइल्स हैं यह लगाई जाएंगी राफेल विमानों में, और एक राफेल विमान में 6 हैमर मिसाइल लगाई जा सकती हैं। तो बात की जा रही थी रसिया की जो कैपिटल है वह है मॉस्को, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं व्लादिमीर पुतिन। और हाल ही में व्लादिमीर पुतिन साहब ने रसिया में चुनाव करवाए थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। उसके बाद वह वो चुनाव जीत गए। अब वह सत्ता में 2036 तक सत्ता में रहेंगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है? तो इसको जारी किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब अगर हम बात करें ये रिपोर्ट क्यों जारी की जाती है और ये रिपोर्ट दर्शाती क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत एक सब कमेटी बनाई जाती है जो इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। अब ये जो रिपोर्ट है ये हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या फिर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में जो रिस्क मौजूद हैं या नहीं है, या रिस्क मौजूद है तो कितने रिस्क मौजूद हैं, उनको दर्शाने का कार्य करती है यह रिपोर्ट। उसके बाद जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मजबूत करने का काम करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना जो है पहले 2008 में एक कमेटी बनाई गई थी रघुराम राजन जी की अध्यक्षता में। उन्होंने यह कहा कि हमारे देश में एक ऑटोनोमस बॉडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जानी चाहिए, ताकि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो उसको मजबूत किया जा सके। जब फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत होगा तभी तो हमारा देश ग्रो कर पाएगा। हमारे देश की कई चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, ये तो हम सभी जानते ही हैं। अब हम बात करें इसकी स्थापना कब की गई, तो 2010 में जब फाइनेंशियल मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, उस समय इसकी स्थापना की गई। अब इससे एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल होता है इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं। तो पहले बात तो इसका जो काउंसिल होता है इसके जो चेयरमैन होते हैं वह भारत के वित्त मंत्री होते हैं, जो वर्तमान में है निर्मला सीतारमन जी। इसके अलावा जो आरबीआई की गवर्नर हैं वह भी इसके मेंबर होते हैं। जो आरबीआई के गवर्नर हैं वह इस काउंसिल के मेंबर होते हैं, इसके चेयरपर्सन नहीं होते। इसको जो चेयरपर्सन है वो तो हमारे वित्त मंत्री होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा और भी कई सदस्य होते हैं, जो मुख्य हैं वह यही हैं। अब अगर हम बात करें ये जो रिपोर्ट है, ये इस बार ये जो रिपोर्ट है इसके मुख्य मुख्य पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें, ये रिपोर्ट का है 21वां संस्करण। इसके पहले दिसंबर में आया था इसका 20वां संस्करण। तो
तो अब अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, वैसे तो काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, उसमें से कुछ पॉइंट्स को कवर किया गया है। जैसे कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो मार्च के टाइम पे ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, इनके जो परसेंटेज था सभी बैंकों में था 8.5%, जो बढ़ के हो गया 12.5%, जो काफ़ी चिंता वाला विषय है। अगर आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये उन लोन्स या एडवांस को कहा जाता है जिनका जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 दिनों तक ड्यू रहता है, उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो अगर ये बढ़ रहा है तो काफ़ी चिंता वाली बात है। अब अगर हम बात करें जो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है, इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट ने कहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है वह भी बहुत हाई चल रहा है वर्तमान में। और इस रिपोर्ट ने क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, ऐसे सेक्टर्स को कोविड-19 के चलते इनको बेहद दबाव झेलना पड़ रहा है, तो ये भी इस रिपोर्ट ने बताया। इसके चलते हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, काफ़ी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। और इसी के अंतर्गत जो आपने सुना होगा आजकल प्राइवेटाइजेशन बहुत चल रहा है, तो जो प्राइवेटाइजेशन का फैसला लिया गया है वह हमारी फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने की तरफ एक कदम है। जो हमारे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं वो उसी के अंतर्गत किए जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें एसबीआई के बारे में, तो हाल ही में पीसी कांडपाल को बनाया गया एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ। इसके अलावा अश्विनी कुमार तिवारी, इनको बनाया गया था एसबीआई कार्ड्स का एमडी और सीईओ, तो उसको आप याद रखिएगा। और जो हमारी वित्त मंत्री हैं वह है निर्मला सीतारमण जी, तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सभी व्यक्तियों को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो हमको भी मोटिवेशन की आवश्यकता है। जब हमको वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लाइक्स दिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ दिखेंगे, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छी वीडियो बनाने का और मेहनत करने का, जिससे आपका फ़ायदा होगा। तो इसको अभी लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। हाल ही में किसे फॉरेन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है रीवा गांगुली दास। और रीवा गांगुली दास वर्तमान में बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त हैं। ठीक है, अब ये जगह किसकी लेंगी? यह जगह लेंगी विजय ठाकुर सिंह की। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो अशोका रेपोंडा है, अशोका रेपोंडा गेवोन की पहली महिला पीएम बनी है, तो उनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो क्रिस्टीना लेगार्डे हैं, क्रिस्टीना लेगार्डे बनी है इथोपिया की पहली महिला प्रेसिडेंट, तो उसको भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें कार्मेन रेनहार्ट की, तो हाल ही में कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अपॉइंट हुई हैं और यह है अमेरिका की। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे ब्रिक्स सीसीआई का एडवाइजर अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है साहिल सेठ। अगर हम बात करें ये जो सीसीआई है इसकी फुल फॉर्म के बारे में, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। और ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी 2012 में। अब अगर हम बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स जो है यह उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक शीर्ष समूह है, जिसके अंतर्गत जो बी है वो रिप्रेजेंट करता है ब्राजील को, आर रिप्रेजेंट करता है रसिया को, आई रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, सी रिप्रेजेंट करता है चाइना को और एस रिप्रेजेंट करता है साउथ अफ्रीका को। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उभरती हुई उनका एक समूह है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। और जो समिट होना था हाल ही में, ब्रिक्स समिट होना था जुलाई 2020 में रसिया में, 12वां जो ब्रिक्स समिट था, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। अब इसके बाद जो 13वां जो समिट है वह भारत में आयोजित होना है, तो इसको अब याद रखिएगा। अगर हम बात करें ब्रिक्स की एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। वर्तमान में उसके प्रेसिडेंट है केबी कामत और उसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो ब्रजेंद्र नवनीत है, ब्रजेंद्र नवनीत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह है रोबर्टो एजेवेडो। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दे दिया और वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 25वां ऑब्जर्वर होगा। अगर हम बात करें टीएस त्रिमूर्ति की, तो जो टीएस त्रिमूर्ति हैं यह यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। और केबी कामत की हम बात कर चुके हैं, केबी कामत जी जो हैं वह न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी का नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अपॉइंट किया गया है? तो उनका नाम है
पार्थ प्रतिम सेन गुप्त। पार्थ प्रतिम सेन गुप्त जगह लेंगे कर्णम शेखर की और ये वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थे। अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है चेन्नई में। इसकी स्थापना हुई थी 1937 को। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो रमेश बाबू हैं, रमेश बाबू को हाल ही में करूर बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। सुमंत कटपालिया, जो सुमंत कटपालिया हैं इनको इंडसइंड बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। और जो श्याम श्रीनिवासन हैं इनको फेडरल बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इन सबको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर ने किस वैज्ञानिक को नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है कन्नन वॉरियर। जो कन्नन वॉरियर है इनको यह अवार्ड क्यों दिया गया? इनको यह अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने फॉरेस्ट के क्षेत्र में बहुत रिसर्च की है। वह केरल के अलप्पुझा जिले में जो एंडेंजर्ड सैकर्ड पेड़ हैं उनके कंजर्वेशन के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया है। इन्होंने खुद कई जगहों पर घूमकर अलप्पुझा जिले में 1128 पवित्र घाटों की कल्पना की है। अगर हम बात करें इस अवार्ड के बारे में तो यह जो अवार्ड है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ये 8 अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। 8 अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है तो इनको यह अवार्ड दिया गया फॉरेस्ट रिसर्च के क्षेत्र में। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो जावेद अख्तर जी हैं इनको हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। बात की जाए राजीव जोशी के बारे में तो जो राजीव जोशी हैं इनको मिला है इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। बात की जाए कृतिका पांडे के बारे में तो जो कृतिका पांडे हैं इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया 2020 का। तो इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साझेदारी की है ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ। और ये जो समझौता है इसके अंतर्गत ऐसे देश जहां पर कोरोना के कारण उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो ऐसे देशों पर जो एडीबी है वहां पर ग्रीन रिकवरी की कोशिश करेगी, है ना। और रणनीति 2030 के अनुसार एडीबी अपनी 75% परियोजनाओं में जलवायु परिवर्तन समन का समर्थन करेगी। अगर हम बात करें एडीबी की तो एडीबी जो है इसके जो हेडक्वार्टर है वह है मनीला फिलीपींस में। इसकी स्थापना हुई थी 1966 को। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं मासात्सुगु असाकावा। अगर हम बात करें ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है उसकी तो यह एक फंड है जिसको क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी के द्वारा बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है साउथ कोरिया में। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में वेस्ट बंगाल को 1950 करोड़ रुपए दिए हैं। 1950 करोड़ का लोन दिया है वेस्ट बंगाल को। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने एक स्टार्स प्रोग्राम के तहत जो सरकारी स्कूल हैं उनको $500 मिलियन का लोन दिया है। अगर हम बात करें स्टार्स की फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुई थी 1944 को। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। अगर हम बात करें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट होती है उसको कौन जारी करता है? तो उसको भी जारी करता है वर्ल्ड बैंक। बात की जाए आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान में इसकी जो चेयरमैन है वह है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। बात की जाए यह कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो यह जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हमें किस राज्य ने चिकित्सा अधिकारियों के रिटायरमेंट की एज को 62 से बढ़ाकर 65 कर दिया? तो यह जो राज्य है वह है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग ने उड़ीसा हॉस्पिटल व हेल्थ सर्विस अधिकारियों व एलोपैथिक बीमा चिकित्सा अधिकारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसको 62 से बढ़ाकर 65 कर दिया है। क्योंकि वर्तमान में कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, इसके चलते जो नई रिक्रूटमेंट है उसको हो पाना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत भी काफ़ी पड़ रही है, तो इसलिए यह फैसला लिया गया है। अब अगर हम बात करें उड़ीसा के बारे में तो जो उड़ीसा की स्थिति है इंडिया के मैप पर आप जैसा कि देख सकते हैं वो यहाँ पर है। उड़ीसा जो है उसने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर जिले में पीले रंग का कछुआ देखा गया है। इसके अलावा किसानों को ऋण देने के लिए उड़ीसा एक योजना चला रही है जिसका नाम है बलराम योजना। और उड़ीसा में 2 स्कीमें भी चल रही हैं। उनका अगर हम बात करें तो वह है पीठा स्कीम और कालिया स्कीम।
अगर हम बात करें उड़ीसा की जो कैपिटल है वह क्या है, तो वह है भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक। गवर्नर है लाल गणेशी लाल। बात की जाए लोकसभा सीटों की तो वह है 21, राज्यसभा सीटें हैं 10, विधानसभा सीटें हैं 147, और जो झील है फेमस उसका नाम है चिल्का झील। बात की जाए नेशनल पार्क के बारे में तो उनमें से कुछ हैं भीतरकनिका, नंदकानन, सिमलीपाल और सतकोसिया। बात की जाए डैम की तो जो हीराकुंड डैम जो है वह है महानदी पर, तो महानदी यहाँ की नदी भी है। बात की जाए टेम्पल्स की, जो मुख्य मंदिर है वह लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर। बात की जाए ट्राइब्स की तो वह है कोंड और बोंडा। इसके अलावा जो स्टेट सॉन्ग है, स्टेट सॉन्ग भी है उड़ीसा का, जिसको हाल ही में बंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा दिया गया है उड़ीसा सरकार ने, तो उसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संस्थान में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए आदेश जारी किए हैं? तो भारतीय सेना में अब महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। अगर हम बात करें स्थायी कमीशन के तहत, अब महिला सैन्य अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में कार्य कर सकती हैं। इस फैसले के बाद जो टॉप पोस्ट होती है ना आर्मी की, वहां पर महिलाओं की तैनाती की जा सकती है। रक्षा मंत्रालय के इस आदेश के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी की महिला अधिकारियों को अब सेना की सभी 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन मिल सकेगा। अगर आर्मी की बात हो ही रही है तो हम बात करते हैं उससे जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो हाल ही में भारतीय जल सेना और अमेरिकी जल सेना के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम है पासैक्स। इसके अलावा एक और युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार। उसके लिए वह सामान्यतः होता है अमेरिका, जापान और भारत के बीच में, लेकिन इस वर्ष भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी मालाबार एक्सरसाइज के लिए आमंत्रित किया है। अगर हम बात करें हाल ही में एक भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ध्रुवस्त्र। और जो दिल्ली है, दिल्ली में जो भारतीय वायुसेना के कमांडर्स हैं उनका सम्मेलन आयोजित किया गया हाल ही में। और लेबनान में जो तैनात भारतीय बटालियन है उसको यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया। और भारतीय सेना ने कोरोना से लड़ने के लिए ऑपरेशन नमस्ते भी चलाया है। और तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए एक मुख्य पद बनाया गया है जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और जो हमारे पहले सीडीएस हैं वह है जनरल बिपिन रावत, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया किसके साथ कोविड रैपिड टेस्टिंग किट डेवलप कर रहा है जिसका रिजल्ट 30 सेकंड से भी कम समय में आ जाएगा? तो यह जो देश है इसका नाम है इजराइल। इजराइल और भारत दोनों साथ मिलकर एक रैपिड कोरोना टेस्टिंग किट का निर्माण कर रहे हैं जिसका रिजल्ट 30 सेकंड से भी कम समय में आएगा, जिससे जो टेस्टिंग है कोरोना की उसमें काफ़ी तेजी आएगी। अगर हम बात करें इजराइल से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में, तो भारतीय कंपनी जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इजराइल की पहली फुली डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर की 159th जो 159th जो उनकी जयंती थी, उस जयंती पर इजराइल ने अपनी एक स्ट्रीट का नाम उनके नाम पे रखा है। और हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने इजराइल से 16,000 लाइट मशीन गन्स खरीदने के लिए समझौता भी किया है। इजराइल के जो फिर से पीएम नियुक्त हुए हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। सीए जो कैपिटल है वह है जेरूसलम और जो करेंसी है वह है इजरायली न्यू शेकेल। अगर हम बात करें जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होना है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। बात की जाए माली की, तो हाल ही में एनटीपीसी ने 500 मेगावाट के सोलर पार्क को विकसित करेगी। कहाँ पर? माली में विकसित करेगी। और माली और एनटीपीसी के मध्य यह समझौता हुआ है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? तो यह कंपनी है अमेजॉन पे। और इस साझेदारी के तहत व्हीकल इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें अमेजॉन पे की, तो अमेजॉन पे जो है वह अमेजॉन इंडिया की एक यूनिट है और यह ग्राहकों के आसानी से बीमा खरीदने में मदद करेगी एवं सारी सुविधाएं भी इसके अंतर्गत दी जाएंगी। और जो प्रीमियम है उनको भी ऑनलाइन भरा जा सकता है। अगर हम बात करें एको जनरल इंश्योरेंस की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। वर्तमान इसके जो हेड हैं वह हैं वरुण दुआ। बात की जाए अमेजॉन के संस्थापक कौन है, तो अमेजॉन के संस्थापक इनके बारे में हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। यह है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस। अमेजॉन एक ई कॉमर्स कंपनी है और अमेजॉन जो पे है, अमेजॉन पे एक यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अमेजॉन पे इंडिया की जो एमडी व सीईओ है वह कौन है, तो वह है महेंद्र नरोरकर। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, अमेजॉन का जो हेडक्वार्टर है वह है वॉशिंगटन डीसी में, यूएस में। अगर बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो फोन पे है यह भी एक यूपीआई पेमेंट
प्लेटफॉर्म है और ये जो है ये इसने हाल ही में मतलब कि फ़ोनपे ने हाल ही में ICICI बैंक के साथ मल्टी UPI पेमेंट मॉडल के लिए साझेदारी की है। अगर हम बात करें गूगल पे के बारे में तो ये जो है यह गूगल का UPI प्लेटफॉर्म ऐप है और इसका पहले नाम था तेज, अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है गूगल पे। चलिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।